सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर मामले के कोर्ट के बाहर ही बातचीत से सुलझाने के निर्देश के बाद बढ़ी सरगर्मियां। मंदिर मुद्दा राजनीति के केंद्र में फिर से हावी। धर्मगुरुओं ने भी पहल का किया स्वागत। राष्ट्रपति चुनाव होने तक आदित्यनाथ और पर्रिकर बने रहेंगे सांसद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा के और बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बने हैं मुख्यमंत्री। सीएम आदित्यनाथ योगी का बड़ा कदम, अयोध्या में बनेगा रामायण म्यूजियम। योगी ने दी 25 एकड़ जमीन, 154 करोड़ रुपए के बजट का रखा प्रावधान। पीएम मोदी अरुण जेटली समेत राजनाथ से मिले सीएम आदित्यनाथ योगी। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी की सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में पीएम से योगी की पहली मुलाकात। और 1 अप्रैल से देश भर में विकल्प स्कीम लागू कर रहा है रेलवे। 6 मार्गों पे 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलेगी योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले राम मंदिर मामले की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर मामले को कोर्ट के बाहर ही बातचीत से सुलझाने का निर्देश देने के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब कोर्ट ने कहा है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो कोर्ट मध्यस्थता के लिए तैयार है। कोर्ट के इस फैसले पर अयोध्या के साधु संतों ने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष से बातचीत को वो तैयार है। धर्मगुरु वेदांती जी ने इस मुद्दे पर कहा कि पहले भी कोर्ट से बाहर बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। लेकिन बाबरी मस्जिद कमेटी ने उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संतों के अनुसार जहां पे रामलला का जन्म हुआ, मंदिर वहीं बनना चाहिए। वहीं संत सुरेश दास का भी कहना है कि पहले भी बातचीत से हल नहीं निकला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एक बार फिर से मौका देना चाहिए। अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो कोर्ट जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्यसभा में भी बहुमत है और अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और अगर ये चाहें तो कानून बनाकर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। उधर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने सत्ता संभालते ही एक और बड़ा फैसला किया है। योगी ने अयोध्या में राम म्यूजियम बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 154 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। केंद्र सरकार ने अखिलेश सरकार से भी इसके लिए जमीन मांगी थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने जमीन देने को लेकर कथित तौर पर टालमटोल की थी। उधर उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे और उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। इसके बाद आदित्यनाथ कई अन्य बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करने पहुंचे। योगी ने वित्त मंत्री से यूपी में किसानों के लिए कर्ज माफी के मुद्दे पर बात की और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तो संसद में बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाते हुए बीजेपी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में जमकर फटकार लगाई। पीएम ने सांसदों से कहा कि संसद का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। बैठक के दौरान मोदी ने कहा, सांसदों को बार बार सदन में बुलाना पड़ता है, संसद का कोरम पूरा नहीं होता। सदन में सांसदों की अनुपस्थिति पर प्रधानमंत्री ने बरसते हुए कहा कि सांसदों को सदन में रहना ही होगा। मैं किसी सेंट्रल हॉल को नहीं जानता। संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम ने बीजेपी सांसदों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो कभी भी किसी सांसद को बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सांसद को बुला सकता हूं, कोई सांसद नहीं मिला तो फोन पर बात करूंगा। बैठक के दौरान पीएम ने जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी के बारे में बीजेपी के सांसद समझें और जनता को भी इसकी खूबियों के बारे में समझाएं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक के दौरान पीएम ने आदेश दिया कि 6 अप्रैल यानी कि बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात करें। उन्होंने बताया कि इस दिन सभी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। वहीं 1 घंटे के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सफाई अभियान में श्रम दान भी देंगे। शाम को बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सामान्य सदस्यों की सम्मेलन होना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार पिछले 3 साल में कामकाज किया है, विकास किया है, जनकल्याण किया है,
उसके बारे में भी वहाँ आदान प्रदान होगा और खास करके जीएसटी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। मानहानि के मामले में मंगलवार को केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया। 30,000 कोर्ट की नाराजगी के बाद जब अरविंद केजरीवाल अदालत पहुंचे तो कोर्ट ने उनको जमकर फटकार लगाई। अदालत ने मामले में केजरीवाल के वकीलों ने एक अर्जी लगाई थी कि दिल्ली के सीएम को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश नहीं होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिलती। अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है। कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत की जाती है। लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख देगी और आज ही आदेश देगी कि इस केस में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। केजरीवाल को 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली और 1 अप्रैल को चेतन चौहान और केजरीवाल को अब पेश होना ही होगा। उधर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से देश भर में विकल्प स्कीम शुरू करने की योजना बनाई। इस स्कीम के जरिए उन लोगों को फायदा होगा जिनका ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में है। दरअसल स्कीम के तहत वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट लेने का विकल्प होगा। 6 मार्गों पे 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने के बाद बुधवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे देश भर में लागू करने की घोषणा की है। शुरुआत में स्कीम सिर्फ ई-टिकट बुकिंग प्रक्रिया पर ही लागू होगी। आपको टिकट बुक कराते समय ये विकल्प चुनना होगा। जल्द ही इसे टिकट खिड़की पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उधर जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के बारे में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए रिपोर्ट में यह बताया कि नजीब गूगल और यूट्यूब पर दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के बारे में जानकारियां सर्च किया करता था। वो आईएस की विचारधारा, कार्यशैली और नेटवर्क के बारे में जानना चाहता था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नजीब अहमद के कमरे से एक लैपटॉप भी बरामद किया है। गूगल और यूट्यूब के ब्राउजिंग हिस्ट्री से ये पता चला कि वो आईएसआईएस से संबंधित जानकारियां सर्च किया करता था। यूट्यूब पर उसने आईएस से संबंधित कई वीडियो देखे थे। वो ये जानना चाहता था कि आतंकी संगठन आईएस को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि 14 अक्टूबर 2016 की रात नजीब अहमद अपने कमरे में एक आईएसआईएस नेता का भाषण सुन रहा था। उसी वक्त एबीवीपी के सदस्यों ने उसका दरवाजा खटखटाया और उनके बीच बहस हुई। अगले दिन नजीब जेएनयू से लापता हो गया। कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा से नजीब कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। उधर एनआईए ने विवादित प्रचारक जाकिर नाइक को आतंक रोधी कानून के तहत 30 मार्च को पेश होने के आदेश जारी कर दिए हैं। एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ अहम गवाहों की गवाही भी जुटा ली। आपको बता दें कि नाइक के खिलाफ कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और लोगों को आतंक की ओर प्रेरित करने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। एनआईए ने इसी मामले में अब तक तकरीबन 60 लोगों से पूछताछ की है। इसमें नाइक के परिवार के सदस्य और उनके कारोबारी सहयोगियों के साथ साथ उनकी कंपनी के कर्मचारी भी शामिल। उधर रेवाड़ी में एक कंपनी ने अपने 8 श्रमिकों को बिना कोई कारण बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया। श्रमिकों ने श्रम कार्यालय में कंपनी के इस फैसले के खिलाफ अब न्याय की गुहार लगाई है। कर्मियों के शिकायत पे श्रम अधिकारी कंपनी तो गए लेकिन बिना कोई न्याय दिलाए ही वापस लौट गए। पीड़ित श्रमिकों ने कंपनी के बाहर धरना दिया लेकिन कंपनी के मालिक ने उन्हें वहां से जबरन भगा दिया। कंपनी के इस रवैये से अभी श्रमिकों के भूखे मरने की भी नौबत आ गई। तो योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का तकरीबन सभी दलों ने विरोध किया और विरोधियों ने योगी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए उन्हें सीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया। वहीं मऊ के मुस्लिमों ने योगी के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की। यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योगी से डरने की जगह पूर्वांचल में विकास होने की बात कही। उन्होंने कहा कि योगी के मुख्यमंत्री बनने से यह तय हो गया है कि अब पूर्वांचल में विकास होगा। इसके साथ उन्होंने साफ किया कि योगी के राज में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे और कानून व्यवस्था सही होगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमान कानून को मानते हैं और कानून के पोस्ट पर योगी जी बैठे हैं, इसलिए ऐसी कोई डरने की न ज़रूरत है न कोई डरता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें हैं। कोई डरता नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को जो बहुत पिछड़े हैं, इनको बहुत भरोसा है कि पूर्वांचल का विकास योगी जी के बनने से होगा।
तो हमारी जो तालीमी पसमानदगी है, शैक्षिक जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। क्यों डरेगा, अपने गांव के है। आने की बात ये है कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वही देख के हम भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का असर गाजियाबाद में देखने को मिला है। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध बूचड़खानों को प्रशासनिक अधिकारियों ने बंद करवा दिया है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इस्लाम नगर की हैं, जहां पे अवैध रूप से बूचड़खाने चलाए जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही गाजियाबाद के एसडीएम सदर अतुल कुमार अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही बूचड़खानों के अंदर बंद मवेशियों के शव को बाहर निकाला गया। अधिकारियों की माने तो जो बूचड़खाने अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, इन पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तकरीबन 10 से 12 कत्लखाने यहां पर चलाए जाने की जानकारी मिली है, जिनको आगे बंद कराया जाएगा। यहाँ पर अवैध पशु कटान के बारे में सुबह सूचना मिली थी, तो उस पर पुलिस आई थी, तो वो सही सूचना पाई गई। एक दुकान में एक भैंस को काटने की वो पाई गई, उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी पशु चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाणित किया है। उसके अलावा कुछ दुकानों पर बिना लाइसेंस मीट वितरण की भी शिकायत मिल रही थी, तो उनको भी उसकी भी जांच की जा रही है और वो जो बिना लाइसेंस के हैं उन सभी पर कार्रवाई की। उधर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब किन्नरों के द्वारा एक युवक की सरेआम चप्पलों से धुनाई करने के बाद उसके सारे कपड़े फाड़ देने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में 4-5 किन्नर मिलकर एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। मामला होली के समय का है। काफी देर तक किन्नर युवक को पीटते रहे हैं। पीट कर युवक के कपड़े फाड़ दिए, लेकिन किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि मंदिर परिसर में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी और मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। किन्नरों ने युवक की पिटाई क्यों की, इस बारे में अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों में चर्चा थी कि पिटने वाला युवक नकली किन्नर बनके मंदिर के सामने श्रद्धालुओं से पैसे मांगता था। इसी बात को लेकर किन्नरों ने उसकी धुनाई कर दी। उधर हापुड़ में चोरों का कहर बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोर पिलखुआ कोतवाली के पास एक बैंक पर हाथ साफ करके फरार हो गए। चोर बैंक के ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुए और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे, सीपीयू, प्रिंटर के साथ जरूरी कागजात पर भी हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोर बैंक में रखे कैश पर हाथ साफ करने में कामयाब नहीं हो सके। बैंक में चोरी की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। चोरी होने की घटना सुनी थी हमें। चोर वगैरह ये खिड़की टूटा हुआ ना, खिड़की से आए हैं, हमारा सर्वर लेके आए हैं। सर्वर का सारा कुछ ले गए हैं, प्रिंटर ले गए हैं, बाकी कैश वगैरह तो सब ठीक है। बीजापुर क्षेत्र में इंडियन बैंक है, उसमें ग्रिल काट करके चोरी का प्रयास हुआ। इसमें सीसीटीवी कैमरा और एक प्रिंटर गया हुआ है। सूचना मिली है, मुकदमा लिख दिया गया है और चोरों की तलाश की जा रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही राज्य की पुलिस काफी दुरुस्त नजर आ रही है। योगी के कामकाज संभालते ही पुलिस विभाग में एकाएक तेजी देखने को मिली है। पुलिस ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के बजरिया इलाके में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बजरिया पुलिस ने यहां के होटलों में छापेमारी करके एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के बजरिया इलाके की हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद में चल रहे जिस्म फिरोशी के गोरख धंधे की हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गाजियाबाद के बजरिया पुलिस ने इलाके के आर्य द्वीप होटल में छापा मारा था। पुलिस को होटल में बड़े पैमाने पर जिस्म फिरोशी के कारोबारी मौजूद मिले। पुलिस को होटल से तकरीबन 50 जोड़े भी मिले। पुलिस ने सभी जोड़ों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार ये जोड़े होटल के अंदर आपत्तिजनक हालत में पाए गए हैं।
एक आरदीप होटल है और दूसरा देवेंद्र होटल। इन दोनों होटलों से 25 जोड़े यहाँ से हम लोगों ने संदिग्ध अवस्था में पकड़े हैं। हिरासत में लिए गए सभी जोड़ों को अदालत में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारी ने इन होटलों पर पहले से ये धंधा चलाने की भी बात कही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार इन होटलों को ये धंधा बंद करने के लिए पहले कई चेतावनी भी दी जा चुकी है। आज पुलिस को सूचना मिली थी, उसके उपरांत एसएसपी गाजियाबाद महोदय द्वारा पुलिस की टीम बनाई गई और इन होटलों में छापेमारी की गई। इन होटलों में एक आरदीप होटल है और दूसरा देवेंद्र होटल। पुलिस ने इस छापेमारी को बेहद ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। पुलिस को इन होटलों से जहां कई जोड़ों को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, तो वहीं होटल के मालिक फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने बजरिया इलाके के होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से कई जोड़ों को रंगे हाथों भी गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने तकरीबन 100 पुरुषों और महिलाओं को जिस्म फरोशी का कारोबार करते हुए धर लिया है। बजरिया के आर द्वीप होटल में देह व्यापार का ये धंधा बड़े आराम से चल रहा था। इतने बड़े तादाद में देह व्यापार के धंधे का खुलासा होने पर पुलिस के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। छापे के बाद इलाके के पुलिस उपाधीक्षक समेत 14 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं जीटी रोड कोतवाली के थाना प्रभारी के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। छापेमारी के बाद स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई से लगता है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही यूपी में काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। नेशन लाइव के साथ गाजियाबाद ब्यूरो के साथ राजू मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस पर यह आरोप है कि जहांगीराबाद कोतवाली के कटियावली गांव में सवर्ण जाति के लड़कों ने वाल्मीकि समाज की लड़की को उस वक्त दबोच लिया जब वो चारा डालने जा रही थी। लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करी। चीख पुकार सुनकर पास से गुजर रहे उसका भाई पहुंचा तो दबंग लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों को भी काट दिया। दबंग यही नहीं रुके, उन लोगों ने पूरे परिवार को पीटा और घर में आग लगा दी, जिसकी वजह से भाई और बहन जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इनका इलाज अभी भी जारी है। पीड़ित ने पिता ने पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन किया तो उल्टा पुलिस ने पीड़ित के पिता को हवालात में डाल दिया। पुलिस की माने तो गांव के ही दूसरे वाल्मीकि परिवार से इस परिवार का झगड़ा हुआ था। दोनों में पथराव हुआ, जिसमें सवर्ण जाति के कुछ लोगों को भी पत्थर लगे, जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई। जैसे मैंने गेट खोला, मेरे पीछे 4 लड़के आ गए, मुझे खींच के कमरे में को ले गए, मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर मेरी चीख निकली, मेरा भैया आया, भैया ने मुझे बचाया। मैं तो बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भैया को उठा के जंगल में ले गए, जंगल में मार के डाल दिया। मेरे माँ बाप आए, मेरे माँ बाप को मारे, मुझे भी मारा। दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत हैं, दोनों वाल्मीकि समाज के लोग हैं और उसमें जब पथराव हो रहा था तो आने जाने में अन्य लोग भी घायल हुए हैं। तो दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत हैं, पुलिस की तरफ से भी अभियोग पंजीकृत है। जो निष्पक्ष कार्रवाई हो की जाएगी। उधर मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हो गई हैं। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। पीड़िता के अनुसार उसके पड़ोसी सत्यम ने बंदूक दिखाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी पहले भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया करता था। पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोपी को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उसने न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। मैं बहुत परेशान हूँ। एक लड़का है सत्यम चतुर्वेदी, उसने मुझे काफ़ी टाइम से बहुत परेशान कर रखा है। तमंचे के बल पे उसने मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ लिए पहले, उन फोटोज़ के बेस पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे धमकी देता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं करेगी तो मैं तेरे फोटोज़ वायरल कर दूंगा। और उसने मेरे फोटोज़ भी वायरल कर दिए हैं और मुझे धमकी दे के गया है, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तेरे और फोटोज़ मैं वायरल कर दूंगा। जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, क्योंकि मेरे साथ साथ अन्य लड़कियों के फोटोज़ भी वायरल किए गए हैं।
तो मैंने डर गई थी, इसके कारण अपने घर में नहीं बता पाई, लेकिन मेरे घर वालों ने ये कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम डरो मती, घबराओ मती, तुम आगे बढ़ो ताकि और लड़कियों को भी इसमें सपोर्ट मिले। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिम्मत दी, जिसके कारण मैं आगे बढ़कर आई। मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। अब तक पुलिस प्रशासन ने किसी ने कोई काम नहीं किया है। 20 फरवरी को ये एक अभियोग पंजीकृत है, जिसमें पीड़िता को जो है उस पर जिस तरह से जलील करके फोटो वगैरह लगाने की बात आई है, जिसकी तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और इसकी विवेचना की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई इसमें की जाए। उधर शाहजहांपुर में एक लड़की को घर में घुसकर गोली मारने की घटना सामने आई है। लड़की को गोली मारकर युवक ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। घटना जलालाबाद कोतवाली के चंदौरा बहादुरपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक युवती दोनों अलग जाति से संबंध रखते थे, जिसके चलते दोनों के घर वालों ने उनके रिश्ते को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी। यहाँ पे लालू सलाब जोगिंदर यादव ने शिवानी तिवारी डटरा ब्रांडेस तिवारी को सुबह 11 बजे के आसपास गोली मार दी और उसके बाद स्वयं भी गोली मार के आत्महत्या कर ली। दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उधर शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने हड़ताल पुलिस के ढीले ढाले रवैये के खिलाफ की है। आपको बता दें कि बीती 15 मार्च को सपा नेता संजय मिश्रा के द्वारा अस्पताल में मारपीट की गई। पुलिस के द्वारा आरोपी नेता के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हमारी हड़ताल नहीं, हमारा कार्य बहिष्कार है और कार्य बहिष्कार भी हम लोग मजबूरन कर रहे हैं, क्योंकि कि आज घटना को घटित हुए और हमारे ज्ञापन को दिए हुए आज लगभग 4-5 दिन हो गए, लेकिन 5 दिन होने के उपरांत भी किसी भी प्रकार की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उधर कुरुक्षेत्र की शाहबाद पुलिस ने इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत एक ग्राहक को भी रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल शाहबाद थाने में नवनियुक्त थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने चार्ज संभालते ही एक सप्ताह पहले 3 पुरुषों 3 महिलाओं के सेक्स रैकेट को पकड़कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। खुलेआम देह व्यापार यानी कि सेक्स रैकेट को नहीं चलने देंगे। शाहबाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सेक्स रैकेट चला रही 3 महिलाओं ने एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ अवैध रूप से लड़कियां मंगवाई जाती है और अनैतिक व्यापार में उनको संलिप्त किया जा रहा है। और जो हमने आज रेडिंग पार्टी तैयार की और मौके पर 2 लड़की और एक जो ऑनर थी उसको पकड़ा है और साथ में एक लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू गांव में एक सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया। दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना कल रात 9 बजे की है। बताया जाता है कि स्टेशन से बाइक पर भतीजा अपने चाचा को लेकर आते वक्त सामने से एक कार चालक ने गलत साइड से तेज रफ्तार से आते हुए टक्कर मार दी। कर्णपाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक अभी भी फरार है। कई बार जॉब करते हैं राजस्थान में और उनको लेने के लिए मेरा भतीजा गया था बाइक पे और वो रास्ते में गांव के पास एक मोड़ पड़ता है, उसमें एक स्विफ्ट गाड़ी वाले ने तेज़ रफ्तार से रॉन्ग साइड पे इन्हों में घुसोड़ दी और टक्कर मार दी उन्होंने और भाई मुक्के पे रही। वहाँ से भिवानी की तरफ लेने के बाद में एक्सपायर हो गई। यहाँ पहुँचते ही भिवानी ये गंभीर है, इसके हाथ पैर में चोट है, एक्सरे करवा रहे लोग। तो इस न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।